जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यू ऑल आर वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। साथियों, आज मैं आपको एक पुरानी ऐसी याददाश्त दिलाऊंगा, पुरानी याद दिलाऊंगा जिसको आप देखकर गदगद हो जाएंगे। और ये वीडियो वो है जिसमें सैनिकों का हौसला और हिम्मत, किस तरह से वो अपनी हर चीज़ न्यौछावर करके देश के ऊपर कुर्बान होते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले जो फील्ड मार्शल थे, सेना अध्यक्ष थे, तो सैम बहादुर मानेकशॉ। तो मैं उनकी बचपन की वो जवानी की वीडियो दिखाऊंगा, किस तरह से वो सेना में आए और किस तरह से उनका सिलेक्शन हुआ। साथियों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सारे आला अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस बुलाई, मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में आर्मी के भी सारे आला अफसर्स बुलाए। तो उसमें जवाहरलाल नेहरू ने बोला सभी के सामने कि हम क्यों ना ऐसा करें कि हमारे पास में कोई भी एक्सपीरियंस होल्डर सेना अध्यक्ष नहीं है, फर्स्ट टाइम हम अपना देश संभाल रहे हैं, तो क्यों ना हम ब्रिटिश आर्मी से सेना अध्यक्ष ले लें पहली बार। तो इस पर साथियों पिन ड्रॉप साइलेंट थी। ये पिन ड्रॉप साइलेंट वाज इन द कॉन्फ्रेंस हॉल। तो किसी की हिम्मत नहीं थी जो प्रधानमंत्री के सामने बोले। तो हमारे एक बहुत ही योद्धा सैनिक थे, तो उनका नाम कर्नल राजेंद्र सिंह चौहान था। तो उन्होंने सब प्रधानमंत्री के सामने नहीं बोले थे, उन्होंने खड़े होकर बोला, इतनी हिम्मत, साहस और धैर्य दिखाया। उन्होंने बोला कि साहब क्यों ना ऐसा करें कि हमारे पास तो नया देश आज़ाद हुआ है और एक्सपीरियंस वाला हमारे पास प्रधानमंत्री भी नहीं है, तो क्यों ना हम ब्रिटिश आर्मी से प्रधानमंत्री ले लें। इस बात को लेकर वहाँ पर सन्नाटा छा गया। तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इसका जवाब क्या दें। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि ठीक है, आप ही सेना अध्यक्ष की कमान संभालो। तो उन्होंने कहा कि नहीं साथियों, सेना के जो सैनिक हैं वो दूसरे का हक नहीं मारते हैं, अपने लालच में दूसरे को नहीं। उन्होंने तुरंत पॉइंट किया था भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम बहादुर जो है वो सेना अध्यक्ष के लिए उन्होंने कहा कि ये सीनियर अफसर्स हैं और इनको सेना अध्यक्ष बनाया जाए। तो इनकी एक वीडियो देखें कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने ये किया था और किस तरह से ये उस समय इतने जाबाज थे कि इनकी मतलब फूंक से घास जलती थी। और फिर कैसे स्थिति बदलती है, उस समय क्या थे और फिर ये जब बूढ़े हो गए, रिटायरमेंट हो गए, तो फील्ड मार्शल कभी भी रिटायर नहीं होता है, क्योंकि वो पूरे उसको अपनी सलाह देता है, पूरे जब तक वो जीता है सलाह देता है, तो उसकी पूरे उसमें सैलरी, जब तक जीता है सैलरी उसको मिलती है। लेकिन इनकी मानेकशॉ साहब की सैलरी बंद कर दी थी, इनको पेंशन दी गई। लेकिन 2007 में जब समय आया, राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे, उन्होंने इनको उस समय का 3,27,00,000 रुपये का चेक दिया और पीछे से पूरी इनकी सैलरी दी। अब इनकी स्थिति देखना इस वीडियो में कि किस तरह से ये जांबाज थे। और समय साथियों जब आता है ना, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, तो ये मैं वीडियो में दिखाऊंगा उस समय क्या थे। उस समय इनकी दाढ़ से घास जलती थी और आज उनकी सांस से भी पेट्रोल भी नहीं जलता। तो उनका जवानी का वीडियो देखें कैसे लगते थे और बुढ़ापे का देखें। विजनरी मिलिट्री लीडर और भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम हॉर्मुसजी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ की ये वो नाम है जो इंडियन आर्मी के अमित इतिहास के पन्नों में इतना गहरा लिखा हुआ है कि इसे मिटा पाना नामुमकिन है। जिसने लगभग 4 डिकेड्स लंबे अपने करियर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर तक हर जंग में भारत का मोर्चा संभाला। वो नाम जो ना तो दुश्मन की गोलियों से डरा और ना ही इंदिरा गांधी जैसी एकाधिकार रखने वाली लीडर से, जिसने ना पद की चिंता की और ना ही पदवी की। चिंता थी तो बस हिंदुस्तान और उसकी सरहदों की। ये कहानी भारत माँ के सपूत की, इसके सीने से निकली हर सांस जय हिंद का सुर लगाती थी। तो चलिए आज हम आपको सैम बहादुर के नाम से मशहूर इस लेजेंडरी और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंसीडर किए जाने वाले मिलिट्री कमांडर्स की दास्तां सुनाते हैं।
दोस्तों अगर हम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की लाइफ स्टोरी पर गौर करें तो हम पाएंगे कि शायद उनका और भारत का कोई अटूट रिश्ता ही था, जिसकी वजह से बहुत सारे उठापटक के बाद भी वो भारत से और भारत उनसे अलग नहीं हो पाया। एक परंपरागत पारसी फैमिली से आने वाले सैम मानेकशॉ के पिता हॉर्मुज़जी मानेकशॉ पेशे से डॉक्टर थे, जो आज के कोस्टल गुजरात रीजन के वलसाड़ में अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। क्योंकि लाहौर में हॉर्मुज़जी के काफी दोस्त थे, इसलिए वो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस वहीं जाकर एस्टैब्लिश करना चाहते थे। यही कारण है कि 1903 में वो अपनी पत्नी हिला मेहता के साथ वलसाड़ छोड़कर लाहौर के लिए निकले। लेकिन मैटर ऑफ चांस देखिए कि जैसे ही मानेकशॉ की ट्रेन अमृतसर पहुंची, हॉर्मुज़जी की पत्नी को लेबर पेन शुरू हो गया, जिसके चलते उन्हें अमृतसर में ही रुकना पड़ा और यहीं पर स्टेशन मास्टर और कुछ अन्य लोगों की मदद से हिला ने सैम के बड़े भाई को जन्म दिया। अब चूंकि ऐसी हालत में हॉर्मुज़जी की फैमिली लाहौर नहीं जा सकती थी, इसीलिए उन्होंने कुछ हफ्ते अमृतसर में ही रुकने का फैसला किया। लेकिन यही हफ्ते महीनों में बदले और महीने सालों में। हॉर्मुज़जी और उनके परिवार को अमृतसर भाग गया और वो वहीं बस गए। हॉर्मुज़जी की मेडिकल प्रैक्टिस भी अमृतसर में अच्छी चल रही थी और यहीं पर 3 अप्रैल 1914 को मानेकशॉ फैमिली के 5th चाइल्ड के रूप में जन्म हुआ सैम मानेकशॉ का। यही वो साल था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गया, जिस दौरान सैम मानेकशॉ के फादर हॉर्मुज़जी ने भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के इंडियन मेडिकल सर्विस में एज अ कैप्टन सर्व किया। ऐसे में अपने पिताजी को देखते हुए सैम का भी बचपन से यही मानना था कि वो भी अपने पिताजी की ही तरह डॉक्टर ही बने। यही कारण है कि जब 15-16 साल के सैम ने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली तो उन्होंने अपने फादर से लंदन जाकर मेडिसिन की पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की, मगर हॉर्मुज़जी ने सैम की इस बात को सिरे से नकार दिया। उनका कहना था कि उस समय लंदन जाने के लिए सैम की उम्र काफी कम थी। ऊपर से उस समय सैम के तो बड़े भाई ऑलरेडी लंदन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। ऐसे में सैम को मेडिसिन की पढ़ाई के लिए विदेश भेजना उनकी क्षमता के बाहर है। अपने पिताजी से स्पष्ट ना सुनने के बाद सैम मानेकशॉ ने मन महसूस कर आगे की पढ़ाई के लिए अमृतसर के ही हिंदू सभा कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन इसी बीच एक नई दिशा ने सैम मानेकशॉ के दरवाजे पर फिर से दस्तक दी। 1931 में फील्ड मार्शल सर फिलिप चेटवुड की अध्यक्षता में बनी इंडियन मिलिट्री कॉलेज कमेटी ने भारत में भी मिलिट्री एकेडमी स्टैब्लिश करने की रिकमेंडेशन सामने रखी, जहां इंडियंस को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर सर्व करने के लिए ट्रेन किया जाना था। और इस तरह देश में लेजेंडरी इंडियन मिलिट्री एकेडमी को स्टैब्लिश करके उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा गए। अब पता नहीं ये सैम का पिताजी के पद चिन्हों पर चलकर मिलिट्री ज्वाइन करने का सपना था या उनके द्वारा लंदन न भेजने के लिए बगावत, लेकिन इस बार अपने पिताजी के खिलाफ जाकर सैम मानेकशॉ ने आईएमए के लिए अप्लाई कर दिया। और जब 1 अक्टूबर 1932 को रिजल्ट आया तो कुल 40 सिलेक्टेड कैडेट्स में से सैम, हॉर्मुज़जी, फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ 6th रैंक पर थे। इसके बाद मानेकशॉ का मिलिट्री का वो सफर शुरू हुआ जो अपने आप में एक लेजेंडरी सफर था। मानेकशॉ के रूप में एक ट्रू आर्मी मैन मिल गया। तो सैम मानेकशॉ ने भले ही ब्रिटिश इंडियन आर्मी अपनी जिद पूरी करने के लिए ज्वाइन की हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका जन्म ही एक आर्मी मैन बनने के लिए ही हुआ था। एक ऐसा आर्मी मैन जो निडर था, निर्भीक था और मौत की आंखों में आंखें डालकर दुश्मन से लोहा लेने का जज्बा रखता था, जिसका परिचय उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1942 में दिया। असल में उस दौरान युद्ध के हालात और शॉर्टेज ऑफ स्टाफ को देखते हुए सैम मानेकशॉ को डबल प्रमोशन दिया गया। इस एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ब्रिटिश इंडियन आर्मी के यंग कैप्टन के रूप में बर्मा में सितांग रिवर के किनारे जापानीज फोर्सेस से लोहा ले रहे थे, जहां दोनों दलों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था। इसी बीच जापानीज सोल्जर्स द्वारा मशीन गन से फायर की हुई 9 गोलियां सैम मानेकशॉ के लंग्स, स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन और किडनीज को छलनी करती हुई शरीर के पार हो गई। मगर ऐसी हालात में भी मानेकशॉ 36 घंटों तक युद्ध के मैदान पर यूं ही अनकॉन्शियस स्टेट में पड़े रहे। इसके बाद उनके एक सबऑर्डिनेट और सिख बटालियन के कलीग सिपाही शेर सिंह ने उन्हें अपने कंधे पर टांग कर पास के मेडिकल कैंप में पहुंचाया। सैम की हालत देखकर डॉक्टर ने उन्हें फिनिश्ड केस बता दिया, जहां उनका कहना था कि सैम मानेकशॉ के बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में डॉक्टर्स का मानना था कि लिमिटेड मेडिकल सप्लाई और डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए युद्ध मैदान से आते बाकी सोल्जर्स पर ध्यान दिया जाना ज्यादा जरूरी है। यहाँ तक कि मानेकशॉ की बहादुरी की कहानी सुनकर उनके सुपीरियर और डिविजनल कमांडर ब्रिटिश मेजर जनरल डीटी कॉन भी मेडिकल कैंप में जा पहुंचे, जहां उन्होंने खून से लथपथ और मौत की कगार पर खड़े मानेकशॉ के सीने पर अपना मिलिट्री क्रॉस पिन कर दिया। असल में उस दौरान ब्रिटिश आर्मी में मिलने वाले मिलिट्री क्रॉस युद्ध के मैदान पर एग्जेम्पलरी रोल के लिए दिया जाता था, लेकिन इस क्रॉस को मरणोपरांत अवार्ड के तौर पर नहीं दिया जा सकता था। ऐसे में मेजर जनरल डीटी कॉन भी मान चुके थे कि शायद मानेकशॉ अब बचेंगे नहीं, और इसीलिए वो जल्द से जल्द मानेकशॉ के जीते जी उन्हें मिलिट्री क्रॉस देना चाहते थे।
मगर सिपाही शेर सिंह डॉक्टर से सैम बहादुर को ट्रीट करने के लिए मिन्नतें करते रहे और इसी बीच अचानक सैम को होश आ गया, जिसे देखकर कैंप में मौजूद सर्जन ने अचंभित होकर शेर सिंह से पूछा आखिर इसे क्या हुआ। लेकिन इसका जवाब मानेकशॉ ने खुद बड़े ही मजाकिया लहजे में दिया और मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर मुझे एक गधे ने लात मार दी है। जिसे सुनकर डॉक्टर भी हंसने लगे और बोला, जो आदमी ऐसी हालत में भी मजाक कर सकता है उसे तो बचाना ही पड़ेगा। दोस्तों, जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ तब भी पारसी समाज के सैम मानेकशॉ के पास ये मौका था कि वो चाहते तो पाकिस्तानी आर्मी में जा सकते थे, मगर यहाँ उन्होंने इंडियन आर्मी को ही चुना। इसके बाद उन्हें गोरखा राइफल्स में तैनात कर दिया गया, जहां के सोल्जर्स ने आगे जाकर सैम मानेकशॉ के टंग ट्विस्टर जैसे नाम के बजाय उन्हें नाम दिया सैम बहादुर। वहीं विभाजन के साथ ही जब पाकिस्तान ने ट्राइबल रिबेलियंस की आड़ में कश्मीर घाटी पर हमला कर दिया, तब भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्वास पात्र माने जाने वाले मानेकशॉ ने एक की प्लानर की भूमिका निभाई। मगर मानेकशॉ केवल खुद निडर नहीं थे, बल्कि वो अपने कमांड में सबको निडर रहने के लिए उत्साहित करते थे। निडर अपने शत्रु से और निडर किसी भी परिस्थिति से। उदाहरण के लिए 1962 का इंडो-सिनो वॉर चल रहा था। भारत की सेना बैकफुट पे थी और चाइनीज एग्रेशन के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट के नेगेटिव रवैये से भारतीय सेना का मोराल भी जमीन छूने को था। इसी बीच तेजी से बदलते घटनाक्रम के चलते कमांडिंग 4 कोर के जनरल ऑफिस लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिजमोहन कौल को हटाकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मोर्चा संभालने खुद जनरल मानेकशॉ को भेजा गया। वहां पहुंचते ही उन्होंने अपने डीमोरलाइज्ड ट्रूप्स के लिए जो पहला ऑर्डर पास किया था वो था, देयर विल बी नो विथड्रॉल विदाउट रिटन ऑर्डर्स एंड दीज ऑर्डर्स शैल नेवर बी इशूड। यानी आपके बाद बिना किसी रिटन ऑर्डर के भारतीय सेना पीछे नहीं हटेगी और जब तक सैम यहाँ पर है ऐसा कोई ऑर्डर कभी इशू नहीं होगा। सैम अपने सोल्जर्स को ये भरोसा दिला पाते थे क्योंकि वो खुद करेज, डेकोरम और लिव बाय वर्ड्स का जीता जागता उदाहरण थे। यही कारण है कि जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद पाकिस्तान के 90,000 सोल्जर से ज्यादा पीओडब्ल्यूज की तरह भारत में थे, तब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर उनकी वेलबींग भी मानेकशॉ की ही जिम्मेदारी थी। ऐसे में अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मानेकशॉ खुद पाकिस्तान के कैंप्स में जाकर अरेंजमेंट्स का जायजा लिया करते थे। वो अक्सर उनसे पूछते थे कि क्या कैंप में मॉस्किटो नेट सफिशिएंट है, क्या खाने की क्वालिटी अच्छी है। इसी कड़ी में एक बार वो इंस्पेक्शन करने वॉशरूम्स जहां पहुंचे, जहां एक पाकिस्तानी सोल्जर टॉयलेट क्लीन कर रहा था। इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में मानेकशॉ को वहां देखकर पाकिस्तानी सोल्जर हड़बड़ा के खड़ा हो गया और उन्हें सैल्यूट करने लगा। इसके जवाब में मानेकशॉ ने हैंडशेक के लिए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया, मगर टॉयलेट धोकर उठे पाकिस्तानी जवान ने शर्मिंदा होते हुए अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाए। इसे देखकर मानेकशॉ ने पूछा, क्या बात है, मुझसे हाथ भी नहीं मिलाएगा। मानेकशॉ का ऐसा व्यवहार देखकर पाकिस्तानी सोल्जर बोला, सर अब मुझे समझ आ गया कि आप लोग इस जंग में क्यों जीते। हमारे वाले तो अपने आप को नवाबजादे समझते हैं। यही नहीं, मानेकशॉ हमेशा देश की सेना और अपने साथी जवानों के बारे में ही सोचते थे। उनके लिए अपनी सेना की परिस्थिति से ज्यादा और कुछ मायने नहीं रखता था। उनकी इसी जज्बे की वजह से जब मानेकशॉ बांग्लादेश विक्ट्री के बाद नेपाल विजिट के लिए गए तो वहां के किंग महेंद्र ने उन्हें रॉयल नेपाल आर्मी के ऑनरी जनरल का टाइटल और स्वॉर्ड सम्मान सहित भेंट किया और यहीं से भारत और नेपाल के बीच एक दूसरे की आर्मीज के चीफ को ऑनरी जनरल की उपाधि दिए जाने का चलन शुरू हुआ। इसी कड़ी में 1972 में मानेकशॉ को पद्म विभूषण भी दिया गया, जिसके बाद 1973 में उन्हें भारत का पहला फील्ड मार्शल नियुक्त किया गया। यहाँ तक कि एक समय में मानेकशॉ के लिए भारत रत्न की मांग भी काफी जोर शोर से उठी थी, मगर वो हो नहीं सका। ऐसे में हम देख सकते हैं कि मानेकशॉ इंडियन आर्मी में ध्रुव तारे के समान थे, जो हमेशा अपनी जगह अटल रहे। मिनिस्टर की कुर्सी पर कौन बैठा है, वो केवल अपने देश और अपनी सेना के बारे में सोचते थे। मगर कुछ अनकही कहानियां ये भी कहती हैं कि सैम की इसी बेबाक छवि ने उन्हें काफी नुकसान भी पहुंचाया। आफ्टर ऑल एक कहावत है ना कि आंधी में जो पेड़ झुकते नहीं वो टूट जाते हैं। ऐसे में सैम के जीवन के आखिरी पड़ाव में ऐसी कई आंधियां आई जिन्होंने उन्हें तोड़ने का प्रयास किया। दोस्तों, भारतीय सेना में फील्ड मार्शल एक सेरेमोनियल पोस्ट मानी जाती है। यही कारण है कि अब तक भारतीय सेना के इतिहास में सैम मानेकशॉ के अलावा केवल के.एम. करियप्पा ही हैं जो उस पोस्ट पर रहे हैं। वहीं फील्ड मार्शल कभी भी रिटायर नहीं होता, बल्कि फील्ड मार्शल अपनी यूनिफॉर्म, फुल सैलरी और ऑफिशियल रैंक पर अपनी डेथ तक बने रहते हैं। यहाँ तक कि फील्ड मार्शल को अपनी यूनिफॉर्म में एक सेरेमोनियल बैटन भी मिलता है। 1973 में सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल की रैंक तो अवार्ड की गई, मगर इसके साथ ही मिलने वाली बाकी सुविधाएं जैसे ऑफिशियल कार्स, रेसिडेंस, स्टाफ और ऑफिस
इंडियन गवर्नमेंट द्वारा उन्हें कभी प्रोवाइड नहीं किए गए। यहाँ तक फील्ड मार्शल की सैलरी के बजाय मरते दम तक उन्हें आर्मी के जनरल की ऑफिशियल पेंशन ही दी जाती रही। सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स के साथ साथ बहुत से वेल एक्नॉलेज्ड इंडिविजुअल्स इस बात को एक्सेप्ट करते थे कि सैम मानेकशॉ के साथ ये व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण था। हालांकि मानेकशॉ जब तक जिए उन्होंने इस बात पर कभी कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। हालांकि न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक 2007 में प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने फाइनली अपने इनिशिएटिव पर मानेकशॉ को 1.3 करोड़ के चेक के रूप में बीते 30 सालों का अरियर पे किया था। लेकिन बैंक द्वारा इस चेक के ऑनर होने से पहले ही अपने जीवन के 94 बसंत देख चुके सैम मानेकशॉ 27 जून 2008 को निमोनिया से लड़ते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। कहा जाता है कि सैम मानेकशॉ के आखिरी शब्द भी आई एम ओके ही थे, जो बताता है कि आंधियां चाह कर भी सैम मानेकशॉ के जज्बे को तोड़ नहीं पाई। दोस्तों ये बात भी सच है कि सैम मानेकशॉ को मरणोपरांत भी उस सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। जहां देश के पहले फील्ड मार्शल के फ्यूनरल में भी पीएम, प्रेसिडेंट और डिफेंस मिनिस्टर के साथ साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ्स भी नदारद रहे। हालांकि बांग्लादेश ने मानेकशॉ को उनके नेशन के फाउंडेशन के लिए अपना ग्रेटफुल ट्रिब्यूट समर्पित किया था। तो दोस्तों आपने देखा होगा, अभी मैं दूसरी एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा जिसमें किस तरह से सेना के अधिकारियों को, सैन्य अधिकारियों का हमारे आर्मी बैंड से स्वागत होता है। जब भी उनको कोई प्रमोशन होता है या किसी आर्मी परेड में होते हैं तो किस समय से स्वागत होता है, छोटी सी वो टून दिखाऊंगा, आर्मी बैंड की टून दिखाऊंगा। आप अंदर से गदगद हो जाओगे और सबका दिल करेगा कि आर्मी के अंदर ही ज्वाइन करें। ये भी टून सुने थोड़ी सी। इस टोन में देखा कि किस तरह से सम्मान दिया जाता है। अब कम टू द पॉइंट, मैं दो जानकारी और दूंगा, ज़्यादा आई एम नॉट फाउंड ऑफ मेकिंग द लॉन्ग वीडियो, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाने का शौकीन नहीं हूँ। दो न्यूज़ और हैं। पहला सबसे अहम न्यूज़ है कि हमारे जो सैनिक 80 साल एज जिनकी हो जाती है तो 20% एडिशनल पेंशन 80 साल के बाद उन्हें मिलती है। उसमें इतनी चूक हो जाती है, एक छोटी सी गलती के लिए। उनकी गलती क्या होती है कि डेट ऑफ बर्थ को चेक नहीं किया जाता है। जब वो सैनिक मर जाता है या तो फैमिली पेंशन मिले उसको या वो सैनिक जिंदा हो, तो डेट ऑफ बर्थ में गलती हो जाती है। उन्हें पीपीओ में चेक करना चाहिए कि पीपीओ के अंदर उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। और यदि पीपीओ में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो फैमिली को पेंशन लेने में बहुत ज़्यादा रुकावट आ जाती है और उनका जो हक है ये 20% उनको नहीं मिलता है। मैं एक छोटी सी एक कहानी बताऊंगा, छोटी सी हिस्ट्री बताऊंगा कि ये जो माधव बहन है, ये गुजरात की रहने वाली है, बड़ौदा गुजरात की। तो उन्होंने अपने हक के लिए, उनके हस्बैंड का डेथ हो गई थी और डेथ होने के बाद उनकी फैमिली पेंशन तो बन गई थी, लेकिन जब उनकी एज 80 साल हुई, उनके हस्बैंड की 80 साल एज हुई, तो उनको वो जो 20% है एडिशनल पेंशन में बहुत बाधाएं आ गई और उनको नहीं मिली, क्योंकि उनके पीपीओ के अंदर या सर्विस रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ नहीं थी। किसकी? माधु बहन की डेट ऑफ बर्थ नहीं थी। तो उन्होंने अपने हक के लिए वर्षों तक संघर्ष किया। उनके पति अरविंद सिंह थी, भारतीय रेलवे में थे और उनके निधन के बाद डेट ऑफ बर्थ पीपीओ में नहीं थी। 80 वर्ष का लाभ वो नहीं मिल पा रहा था। किस वजह से नहीं मिल पा रहा था कि उनकी डेट ऑफ बर्थ उनके पीपीओ में मेंशन नहीं थी।
तो साथियों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर साथी अपने पीपीओ में अपने स्पाउस की, अपनी नेक्स्ट ऑफ किन की डेट ऑफ बर्थ अवश्य मेंशन कराएं। यदि मेंशन नहीं है तो रिकॉर्ड को चिट्ठी लिखें और मेंशन कराएं, ताकि आप तो चले जाओगे और पीछे से फैमिली को कितनी प्रॉब्लम होती है, कितनी समस्याओं का सामना करना होता है, वो बेचारी वही जानती है। कोई नहीं सुनता है, कोर्ट हो कुछ भी हो, सब प्रूफ देखते हैं। एवरीवन वांट टू सी द प्रूफ। तो इस तरह की गलती ना करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वैसे तो 10% लोग ही इसका बेनिफिट ले पाते हैं, लेकिन फिर भी वो 10% भी इस वजह से रह जाते हैं। तो इसके मैंने पूरी एक लेटर दिखा रहा हूँ किस तरह से इनकी पेंशन में समस्या आई और किस तरह ये दर दर की ठोकरें खाई और इनको अपना हक नहीं मिला। अगला है साथियों 8वें पे कमीशन और 18 महीने डीए एरियर पर। इस पर घमासान शुरू हो गया है, क्योंकि 12 जनवरी को, जैसे परसों मैंने बताया था कि वीर बहादुर सिंह हैं, वो वहाँ पर आगरा के अंदर एक मीटिंग हो रही है। इसका भी मैं वीडियो दिखाऊंगा किस तरह से उन्होंने संबोधन किया और किस तरह से उन्होंने अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ सारे संगठन इकट्ठे कर रखे हैं। लगभग 150 से भी अधिक संगठन, चाहे वो मजदूर संगठन है, सैनिक संगठन है, 150 से भी अधिक संगठन आगरा के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं और उन्होंने आर या पार की लड़ाई का आह्वान किया है कि यदि हमारे हक नहीं मिले, क्योंकि 7वें पे कमीशन में इन्होंने क्लियर किया था कि 10 साल नहीं, हर 5 साल बाद हम आपकी वेतन और पेंशन की समीक्षा करेंगे और बढ़ाएंगे। तो साथियों मैं लंबी वीडियो नहीं करना चाहता, इनका क्या मंथन हो रहा है, क्या विचार हो रहा है। अगर 1 फरवरी को इनका ये बजट के अंदर 8वें पे कमीशन की घोषणा नहीं होती है, तो उससे पहले सारे सैनिक संगठन अपनी रूपरेखा बना रहे हैं, आगरा के अंदर मीटिंग कर रहे हैं। तो उसकी अपडेट मैं आपको परसों बताऊंगा 12 तारीख को क्या रहा, क्या चला। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसी ही एक विशेष जानकारी को लेकर। तब तक